नमस्कार, आपको मेरे चैनल दास व्यूज़ में स्वागत है। मेरे इस चैनल के ज़रिए मैं विभिन्न करंट अफेयर्स और न्यूज़ जो हैं उनके ऊपर मैं अपना व्यूज़ एंड ओपिनियंस को शेयर करूंगा और साथ ही साथ आपके भी व्यूज़, ओपिनियंस और सजेशंस के इंतज़ार में रहूंगा। तो आज का जो मेरा ये टॉपिक है ये एक करंट इवेंट्स को लेकर है। तो आजकल जैसे ये वायरस की प्रकोप पूरे दुनिया पर छाया हुआ है, तो एक सबसे बड़ा अफेक्टेड पार्टी है कंपनीज। अब वो अफेक्टेड क्यों है? क्योंकि उनका पिछले लगभग 2-3 महीने से उनका सारा सेल्स और प्रोडक्शन भी ठप हो गया है। इसीलिए आपने देखा होगा, बहुत सारा न्यूज़ पढ़ा होगा आपने कि कैसे कंपनी अपने वर्कर्स का सैलरी को कट कर रहे हैं। और इसका वो लोग ये बोल रहे हैं कि हम सिर्फ वर्कर्स का नहीं, हम हमारे सीईओ का भी सैलरी को कट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आपने पढ़ा होगा, जैसे कि ये सब न्यूज़ आर्टिकल मैं दिखा रहा हूँ। तो आज का जो हम ये एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या एक सीईओ का सैलरी छोड़ देना सेम होता है एक एम्प्लॉय का सैलरी छोड़ देने के से। सो इज ए सीईओ फॉरगोइंग सैलरी सेम एज एन एम्प्लॉय फॉरगोइंग सैलरी? इसको हम कैसे समझेंगे? मैं इंडिया के 2 बड़े बड़े एग्जाम्पल्स लेके इसको समझने को कोशिश किया है। वो 2 बड़े बड़े कंपनीज कौन हैं? एक है अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, जो ऑयल एंड गैस में भी है, रिटेल में भी है, टेलीकॉम में भी है, टेक्सटाइल्स में भी हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। उसके साथ साथ दूसरा कंपनी मैंने लिया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो एक वर्ल्ड का एक बड़ा आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर है। अब हम लेते हैं रिलायंस का एग्जांपल। तो रिलायंस में हम सबको पता है मुकेश अंबानी जी वो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब उनका हम सैलरी देखेंगे तो मुकेश अंबानी इन रिलायंस उनका 2 रोल्स उनको प्ले करना होता है। वो सबसे बड़े कंपनी के सबसे बड़े ओनर भी हैं और उस कंपनी के वो मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन भी हैं। तो उनका 2 रोल क्या हुआ? एक है एज ए मैनेजर और एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड दूसरा हुआ एज एन ओनर और शेयर होल्डर। तो एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर उनको मिलेगी क्या? उनको मिलेगी सैलरी। एज ओनर उनको मिलेगी क्या? उनको मिलेगी कंपनी की मुनाफा में एक पार्ट, प्रॉफिट में एक पार्ट, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर उनका सैलरी कितना है? पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2019 में उनका सैलरी था 15 करोड़ रुपए। आप अगर रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट खोल के देखेंगे तो आपको ये फिगर मिल जाएगा, जिसका ब्रेकअप मैं दे रहा हूँ। उनको सैलरी मिला था लगभग 4.5 करोड़ का। परक्विसाइट्स यानी खर्चे उनको मिले थे 31 लाख रुपए का। रिटायरल बेनिफिट्स जैसे कि पेंशन फंड को एलोकेशन, उसके बाद डिफरेंट और भी बहुत तरीके के रिटायरमेंट बेनिफिट्स रहते हैं, वो 71 लाख रुपए। कमीशन माने प्रॉफिट्स की एक पोर्शन मिलता है डायरेक्टर्स को, वो था 9.5 करोड़ रुपए। तो टोटल उनको 15 करोड़ रुपए मिले थे 2019 के फाइनेंशियल ईयर में। एज एन ओनर उनको मिला था डिविडेंड। अब डिविडेंड उनको कितना मिला था ये हम देखेंगे। तो वो अंबानी का जो पूरा फैमिली है उनका रिलायंस इंडस्ट्री में वो 50.07% शेयर्स ओन करते हैं, जो नंबर में है 309.8 करोड़ के आसपास। अब वो कंपनी रिलायंस ने 2019 में हर शेयर पे 6.5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था। जैसे मैं बोला, डिविडेंड क्या होता है? वो एक प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है। तो सिर्फ अंबानी फैमिली को 2019 में कितना डिविडेंड मिला? 309 करोड़ शेयर्स इंटू 6.5 रुपये पर शेयर इक्वल टू 2014 करोड़ रुपए उनको मिला डिविडेंड में। इसको आप कंपेयर कीजिए 15 करोड़ रुपए के सैलरी के साथ। अब ये 2014 करोड़ का जो डिविडेंड है, कंपनी जब डिविडेंड देती है उस पे जिसको डिविडेंड मिलती है शेयर होल्डर, उसको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। कंपनी खुद टैक्स पे करके डिविडेंड देती है। सो देयर इज नो टैक्स ऑन डिविडेंड। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 2014 करोड़ का डिविडेंड है ये कंप्लीटली टैक्स फ्री है। आप ये सोचिए कि 15 करोड़ का सैलरी पे उनको 30% का टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब में आते हैं, टैक्स ब्रैकेट में आते हैं।
लेकिन ये 2014 करोड़ का जो डिविडेंड है उस पर उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। अब हम दूसरे एग्जांपल लेंगे टीसीएस का। टीसीएस में राजेश गोपीनाथन वो हैं एमडी एंड सीईओ। वो एक प्रोफेशनल हैं, ना कि ओनर हैं। जैसे हम सबको पता है टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का ओनर है टाटा सन्स, जिसको हम टाटा ग्रुप के नाम से जानते हैं, और टाटा ग्रुप के ओनर है वेरियस टाटा ट्रस्ट्स और कुछ शेयर होल्डर्स है जैसे कि मिस्त्री फैमिली एट्सेट्रा। तो राजेश गोपीनाथन सिर्फ एक प्रोफेशनल वो हैं, वो ओनर नहीं है। तो उनका हम देखेंगे सैलरी लेंगे, वो एज ए सीईओ वो सैलरी लेंगे, और वो कुछ शेयर्स भी ओन करते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत शेयर्स भी ओन करते हैं टीसीएस में। तो एज ए सीईओ उनको कितना सैलरी मिला था? उनको मिला था 16 करोड़ रुपए 2019 के फाइनेंशियल ईयर में, जिसका ब्रेकअप इस टेबल में दिया गया है। एज ए शेयर होल्डर वो ओन करते हैं तकरीबन 2260 शेयर्स टीसीएस में। अब टीसीएस ने 2019 में डिविडेंड दिया था 30 रुपये पर शेयर, तो उनको टोटल डिविडेंड इनकम जो हुआ था वो सिर्फ 67,800 रुपये हुआ था, जो है 2,260 रुपये इंटू 30 रुपये। अभी हम दोनों का इनकम को कंपैरिजन करेंगे, मुकेश अंबानी जी एज रिलायंस के एमडी और राजेश गोपीनाथन जी एज टीसीएस के सीईओ। तो अगर हम देखेंगे कि मुकेश अंबानी जी का सैलरी जो है वो सिर्फ 7% है उनका टोटल इनकम का, क्योंकि उनको सैलरी मिला था 15 करोड़ और डिविडेंड मिला था 2014 करोड़, तो टोटल 2029 करोड़। तो उनका सैलरी जो है वो सिर्फ 0.7 माने 1% से भी कम है उनका टोटल इनकम का। जबकि राजेश गोपीनाथन जी के केस में उनको सैलरी मिला था 16 करोड़, डिविडेंड मिला था सिर्फ 70,000 रुपये। तो उनका जो सैलरी है वो 99.9 यानी कि लगभग 100% ऑफ उनका टोटल इनकम। तो अगर दोनों मुकेश अंबानी और राजेश गोपीनाथन अपना सैलरी छोड़ देंगे, इफ बोथ द सीईओ फॉरगो दे सैलरीज, तो जो टीसीएस का सीईओ है राजेश गोपीनाथन, उनका लगभग 100% ऑफ इनकम उनका चला जाएगा, वो छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर अंबानी जी अपना सैलरी को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसे 1% से भी कम उनका टोटल इनकम को वो खोते हैं। तो इससे हमें क्या समझने को मिला कि एक ढंग का प्रॉफिटेबल और डिविडेंड देने वाली कंपनी में अगर सीईओ या फिर एमडी का एक बहुत बड़ा ओनरशिप भी है उस कंपनी में, यानी बहुत सारे शेयर्स ओन करते हैं, तो उनका सैलरी उनका इनकम का बहुत बड़ा पार्ट नहीं होगा, क्योंकि उनका डिविडेंड उनका इनकम का बहुत बड़ा पार्ट होगा। इसका एग्जाम्पल है विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, महिंद्रा, बजाज। आप गौरतलब कीजिएगा ये सब प्रोमोटर ड्रिवन कंपनी है। प्रोमोटर यानी इंडिया में एक शेयर होल्डर होता है जो बहुत सारे शेयर्स ओन करता है 30% से ऊपर। लाइक इन केस ऑफ विप्रो ये 70% के आसपास है, रिलायंस में 50% है। और एक होता है नॉन प्रोमोटर ड्रिवन कंपनी, जिसमें कोई भी एक बड़ा शेयर होल्डर नहीं होता है, सब छोटे छोटे शेयर होल्डर्स रहते हैं। तो ये 5 जो केस है ये सब प्रोमोटर ड्रिवन कंपनीज हैं। ऑन द अदर हैंड आप अगर देखेंगे कोई भी कंपनी जहाँ पे सीईओ एक प्रोफेशनल है, ओनर नहीं है, जो बहुत कम शेयर्स ओन करता है, उसके केस में उसकी सैलरी उसका इनकम का बहुत बड़ा पार्ट होगा, क्योंकि डिविडेंड से उसको बहुत कम आमदनी होता है। इसके एग्जाम्पल है मारुति सुजुकी, आईटीसी, लार्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इत्यादि। इसी से हम समझने को पाए कि जो भी हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि फलाना सीईओ अपना सैलरी का 100% कट ले रहे हैं, क्योंकि वर्कर्स को भी 30% 40% कट दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हमें इसके बिहाइंड हमें मोटिव भी समझना पड़ेगा कि मोटिव तो अच्छा है, लेकिन इससे उनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है सीईओ को, क्योंकि उनका आमदनी तो अलग सोर्सेस से भी हैं।
अभी अगर हमारा नौकरी चला जाता है तो वही हमारा सबसे बड़ा आमदनी रहता है, लेकिन अगर हम नौकरी कर रहे हैं और साथ साथ हमारे कुछ घर भी है जिसको हमने भाड़े पे लगाया हुआ है और उससे हमें नौकरी से कहीं ज़्यादा सैलरी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, आमदनी आ रहा है, तो हमारी नौकरी चले जाने से हम पे ज़्यादा इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा कम से कम वो घर से भाड़ा तो आ रहा है। तो ये वैसे ही है, इसमें उनका सैलरी को अगर वो फॉरगो करते हैं, त्याग देते हैं, तो उनका डिविडेंड इनकम ही इतना ज़्यादा है कि उनको सैलरी का कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सैलरी छोड़ के गलत कर रहे हैं। एक अच्छा इंडिकेशन दे रहे हैं दुनिया को कि अगर हम एम्प्लॉयज़ का भी सैलरी काट रहे हैं तो हम खुद का भी 100% सैलरी काट रहे हैं। तो मेरा वीडियो के ज़रिए मैं जस्ट आपको यही बताना चाहता था। धन्यवाद। आपके सजेशन हमेशा वेलकम रहेंगे। थैंक यू।